Namaskar. Department of Intermediate Education presents audio-visual teaching material for the second year second language Hindi students. इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के हिंदी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। कविता को पढ़ने से पहले हम इस कवि के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि का नाम है श्री राजेश जोशी। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसीगढ़ नामक गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इनका पूरा जीवन मध्य प्रदेश में ही गुजरा। इनकी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई, भोपाल में हुई, और इन्होंने प्राणी शास्त्र में एमएससी किया। तो एमएससी के बाद कई वर्षों तक ये अध्यापक के रूप में काम करते रहे। बाद में इन्हें बैंक की नौकरी मिली और बैंक में सेवानिवृत्ति के बाद में पूरी तरह से ये लेखन कार्य में जुट गए। राजेश जोशी जी को लेखन का संस्कार घर से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि इनके घर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, जहां पर अनेक मैगजीन्स किताबें आया करती थी। तो पढ़ने का इन्हें पहले से ही शौक था, और इनके पिताजी ये भी एक अच्छे लेखक थे और संस्कृत के अध्येता थे। तो बचपन से अच्छे संस्कार मिलने के कारण इनकी रुचि रचना और साहित्य की ओर बढ़ गई। तो बैंक की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद राजेश जोशी जी पूरी तरह से लेखन कार्य में जुट गए, और आज भी इनका लेखन कार्य जारी है। राजेश जोशी जी की मुख्य रचनाएं हैं समर गाथा, एक लंबी कविता, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, पतलून पहना आदमी, धरती का कल्पतरु। इन्हें दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राजेश जोशी जी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी के साथ साथ मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, और आज भी आप लेखन कार्य में कार्यरत हैं। आइए बच्चों, आज इनकी एक कविता पढ़ेंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसे अनेक बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता। अपने परिवार के बोझ को ढोने के लिए ये लोग मजबूर हैं। क्या आप जानते हो ऐसे बच्चे कितने हैं हिंदुस्तान में? आज भी हमारे देश में लगभग 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो काम पर जाते हैं, जिनको बचपन जीने का अवसर नहीं मिला, जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, जिनको खेलने कूदने का अवसर नहीं मिला। इनमें भी 56 लाख लड़के हैं और 45 लाख लड़कियां। इसमें भी अधिकांश बच्चे कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है, और कुछ बच्चे, कुछ दुर्भाग्यशाली ऐसे बच्चे भी हैं जो खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो बच्चों की इस दयनीय स्थिति को देखकर कवि राजेश जोशी जी ने इस कविता की रचना की। कवि चाहते हैं कि बच्चों के बारे में, बच्चों के अधिकारों के बारे में लोग सोचें। आइए पढ़ते हैं कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि राजेश जोशी जी समस्या को उठाते हैं। समस्या है बाल मजदूरी की समस्या, बच्चों के काम करने की समस्या। इस कविता में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ एक बार देखेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरा का अर्थ क्या है? धुंध या ओस। कोहरा అంటే అర్థమేంటి? మంచు అంటే చలికాలంలో ఢిల్లీ లాంటి నగరంలో నలువైపులా విపరీతంగా చలి ఉంటుంది. ఆ చలిలో 4 వైపులా మంచు కమ్ముకొని ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలు పనికి వెళ్తున్నారు। कोहरे से ढकी, ढकना मतलब क्या है? ढकना मतलब छाई हुई। कोहरा
चारों तरफ छाया हुआ है। तो आवరించి ఉండడం అని అర్థం। पंक्ति, पंक्ति का अर्थ है वाक्य। వివరణ, వివరణ का अर्थ है వ్యాఖ్య। వివరణ అంటే వివరణంగా విస్తారంగా చెప్పడం, వ్యాఖ్యానించడం। सवाल అంటే ప్రశ్న। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। కవి అంటున్నారు, మంచుతో ఉన్నటువంటి చలికాలంలో ఢిల్లీ లాంటి నగరంలో కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలు పనికి వెళ్తూ కనిపిస్తుంటారు। कवि कहते हैं हर रोज सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। बाल मजदूरी आज के समय की सबसे भयानक समस्या है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे इस समय की, आज के समय में बाल मजदूरी का होना एक बहुत बड़ी भयानक पंक्ति है। मतलब बाल मजदूरी आज के समय में भी है, ये बहुत बड़ी बात है। ఇంకా ఈ రోజుల్లో ఇప్పటికీ స్వాతంత్రం వచ్చి 70-80 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కూడా మన దేశంలో చిన్న చిన్న పిల్లలు పనికి పోవడం చాలా పెద్ద విషయం। भयानक इसलिए भी है कि इस समस्या को हम विवरण की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण की तरह प्रस्तुत करना भी भयानक चीज है, क्योंकि कवि का मानना है कि हर साल बाल दिवस के अवसर पर विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ప్రతి సంవత్సరము యూనిసెఫ్ నుండి అనేకమైనటువంటి రిపోర్ట్స్ వస్తుంటాయి। ఈ రిపోర్ట్స్ లో వివరాలు ఇస్తుంటారు, ఎంతమంది పిల్లలు ఏ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంకా ఎందుకు పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వీటికి సంబంధించి అనేక అధ్యయనాలు జరిగాయి, వివరణలు ఇస్తున్నారు, కానీ చర్యలు ఏం జరగటం లేదు। అంటే కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, కానీ ఆ తీసుకున్న చర్యలు సమస్యను పరిష్కారం చూపడం లేదు। ఏ పరిష్కారమైనా మనం ప్రశ్నిస్తే అవుతుంది, ప్రశ్నిస్తేనే పరిష్కృతం అవుతుంది, కానీ కేవలం వివరాలు అందిస్తే అవ్వదు అంటున్నారు కవి। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अनेक वर्षों से विवरण दिए जा रहे हैं, अनेक रिपोर्ट दिए जाते हैं, सरकारी आंकड़े प्रकाशित होते हैं, परंतु समस्या जैसी की तैसी है। अब विवरण देने का समय नहीं है। कवि का मानना है कि अब विवरण देने से कुछ नहीं होगा, अब तो सवाल पूछने चाहिए, सवाल उठने चाहिए। समाज को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। इसे हमें रिपोर्ट की तरह नहीं बल्कि प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए। बाल श्रम इतने कानूनों के बनाने के बाद भी क्यों हो रहा है? అనేకమైన చట్టాలు తీసుకొచ్చాం, కానీ ఇన్ని చట్టాలు తెచ్చిన తర్వాత కూడా చిన్న పిల్లలు పనికి పోతున్నారు। మరి ఈ చట్టాలు ఎక్కడ విఫలమవుతున్నాయి, ఎక్కడ మనం తప్పు చేస్తున్నాము అనే విషయంలో ప్రశ్నించుకోవాలి అంటున్నారు కవి। వివరాలు అందిస్తే సమస్య పరిష్కారం కాదు, ప్రశ్నిస్తేనే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అని కవి ప్రశ్నిస్తున్నారు। इस अन्याय को हम क्यों होने दे रहे हैं? చిన్న పిల్లల భుజాల పైన ఇంతటి బరువు పెట్టడము, పనికి పంపించడము అనేది ఎంత అమానుషమైన చర్య। దీన్ని ప్రశ్నిస్తేనే గాని దీనికి పరిష్కారం లభించదు। इतने कानून बनने के बाद भी क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सवाल उठाना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा, यही मानना है कवि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक?
तो फिर बचा क्या है इस दुनिया में? कवि गंभीर प्रश्न करते हैं, कठिन शब्दों को देखेंगे। गेंद का अर्थ है बॉल, गेंद अंटे बंती। दीमक, दीमक का अर्थ है सफेद चींटियां जो लकड़ियों को, किताबों को खा जाती हैं। चदपुరుగుलु, दीमक अंटे चदपुరుగుलु। किताब, किताब का अर्थ है पुस्तक, किताब अंटे पुस्तकम। ढहना, ढहना का अर्थ है गिर जाना। ढहना అంటే కూలిపోవడం, కుప్పకూలిపోవడం, ఒక్కసారి పడిపోవడం। మదర్సా, మదర్సా का अर्थ है पाठशाला, మదర్సా అంటే పాఠశాల। ఇమారత్, ఇమారత్ అంటే భవనము, ఇమారత్ అంటే భవనం, इमारत का अर्थ है भवन। आंगन, आंगन का अर्थ है घर के सामने खुला स्थान जहां पर बच्चे खेलते हैं। ఆంగన్ అంటే ప్రాంగణం, ముంగిలి, పిల్లలు ఆడుకునడానికి ఉండేటటువంటి స్థలం। ఇక్కడ కవి ప్రశ్నిస్తున్నారు, ఏమైపోయింది, పిల్లలకు ఏమిస్తున్నాం మనం అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న। आगे कवि बच्चे किस चीज से वंचित हो रहे हैं उस पर प्रश्न पूछते हैं। అంటే పిల్లలు పనికి ఎందుకు పోతున్నారు అని మొదటి పంక్తిలో ప్రశ్నించిన కవి ఇక్కడ మనం ఏమేం అందించాలి అనే విషయంలో ఎందుకు ఇవన్నీ లేవా అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు కవి। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? हमारी गेंदें मतलब बच्चों के खिलौने क्या आकाश में कहीं अंतरिक्ष में गिर गई हैं क्या? नहीं है क्या देश में? దేశంలో ఆట బొమ్మలు కరువైపోయాయా? ఏమైనా అన్ని అంతరిక్షంలో పడిపోయాయా? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? రంగురంగుల పుస్తకాలు, చిన్నపిల్లల పుస్తకాలన్నీ చదపురుగులు పట్టేశాయా, చదపురుగులు తినేశాయా? ఏమైపోయాయి పుస్తకాలు? समाज में इनकी कमी तो नहीं है, फिर भी ये बच्चों तक क्यों नहीं जा रही है? क्या ये रंग बिरंगी किताबें जिन पर बच्चों का अधिकार है, ये सारी किताबें दीमकों ने खा लिया है? चदपुరుగులు తినేశాయా? सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या सारे खिलौने गायब हो गए हैं क्या? అంటే అన్ని ఆట బొమ్మలు నల్లని కొండ కింద మొత్తం ఒక తుఫాన్లో కొట్టుకుపోయాయా? అన్ని ఆట బొమ్మలు భూకంపంలో, భూగర్భంలో వెళ్ళిపోయాయా? ఏమైపోయాయి? ఎందుకని పిల్లలు వీటన్నిటినీ ఉపయోగించకుండా పనికిపోతున్నారు అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు కవి। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या भूकंप आकर सारे पाठशालाएं, मैदान, सारे बाग बागीचे सब खत्म हो गए क्या? భూకంపం వచ్చి అన్ని పాఠశాల భవనాలు కూలిపోయాయా? మరి ఇవి ఎందుకు పిల్లలకు దొరకడం లేదు? పాఠశాలలు మనవి ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి? పిల్లలు ఎందుకు పనికిపోతున్నారు? వాళ్ళకు పాఠశాల ఇవ్వలేమా అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు కవి। क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकदम से क्या सारे घर के आंगन, बाग बागीचे, खिलौने, मैदान, बच्चों की पाठशालाएं, पुस्तकें, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं क्या? क्यों इन चीजों से दूर हैं बच्चे? क्यों काम पर जा रहे हैं? क्यों उन पर बोझ लादा जा रहा है? प्रश्न करते हैं कवि। अगर यही हुआ है तो फिर बचा क्या है इस दुनिया में? कवि कहते हैं अगर सारी चीजें खत्म हो गई हैं तो फिर इस दुनिया में बचा क्या है? यहां पर कवि का प्रश्न यही है कि बच्चों को अगर समाज बचपन नहीं दे सकता तो फिर समाज में क्या बचता है? समाज का भविष्य क्या होगा? देश का भविष्य देश के बच्चे होते हैं। जब हम बच्चों को काम पर भेजते हैं, उनको खेलने कूदने का अवसर नहीं देते हैं, पढ़ने लिखने का अवसर नहीं देते हैं, क्या हम बच्चों को एक किताब नहीं दे सकते? क्या हम एक पाठशाला नहीं बना सकते? क्या हम उन बच्चों को खिलौने नहीं दे सकते, कोई मैदान नहीं दे सकते
खेलने का अवसर नहीं दे सकते। कवि प्रश्न करते हैं कि हम बच्चों को बचपन नहीं दे सकते। यह हमें सोचना चाहिए, गंभीर रूप से सोचना चाहिए। ఇది చాలా గంభీరంగా ఆలోచించాల్సిన ప్రశ్న. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పిల్లలకు వాళ్ళకు మనం బాల్యం ఇవ్వలేమా, ఆడుకునే అవసరం ఇవ్వలేమా, అవకాశం ఇవ్వలేమా, పాఠశాలను ఇవ్వలేమా, పుస్తకాలు ఇవ్వలేమా? ఏమైపోయాయి? వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వస్తువులన్నీ ఏమైపోయాయి? ఒకవేళ ఇలాంటి వస్తువులు లేవు అంటే మరి ప్రపంచంలో ఉన్నదేంటి? పిల్లలే లేకపోతే, పిల్లలు ఆడుకునడానికి వాళ్లకు మైదానం లేకపోతే, వాళ్ళ పాఠశాల ఇవ్వలేకపోతే, పుస్తకాలు ఇవ్వలేకపోతే ఇంకా సమాజం ఎందుకుంది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దని సమాజము భవిష్యత్తును కోల్పోతుంది. అంటే దానికి ఏ భవిష్యత్తు ఉండదు అంటున్నారు కవి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఉంటేనే మనకు భవిష్యత్తు ఉంది, పిల్లలు లేకపోతే భవిష్యత్తు లేదు. పిల్లలు అంటే వాళ్ళు చదువుకోవాలి, వాళ్ళు ఆడుకోవాలి, వాళ్ళు పుస్తకాలతో ఉండాలి, అంతేకాని పనిముట్లు పట్టుకొని పనిచేస్తూ ఉండకూడదు. చిన్నపిల్లల చేత పని చేయించే ఏ సమాజం బాగుపడదు అని కవి ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు. चलिए आगे पढ़ते हैं. कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता. भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं. कवि कहते हैं यहाँ पर प्रश्नों का, यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ देखिए. భయానక్ मतलब डरावना. భయానక్ అంటే భయంకరమైన, భయపెట్టేటటువంటి. అగర్ యది, ఒకవేళ పుస్తకాలు, ఆట బొమ్మలు, పాఠశాలలు ఇవన్నీ భూకంపంలో మునిగిపోయి ఉంటే ఇక అంతకంటే భయంకరమైన స్థితి ఏమీ ఉండదు అంటున్నారు కవి. జ్యాదా मतलब अधिक, ఎక్కువ. सारी चीजें, अन्य वस्तुవులు, सभी वस्तुएं हस्ब मामूल. हस्ब मामूल का अर्थ क्या है? जैसी की वैसी, అంటే ఎప్పటిలాగే, ఏ మార్పు లేకుండా. అంటే కవి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే పిల్లలకు కావలసినటువంటి పాఠశాలలు, మైదానాలు మరియు ఆట బొమ్మలు, పుస్తకాలు ఇవన్నీ ఏమైపోయాయి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. నిజంగా ఇవన్నీ మాయమైపోయాయా? లేదు. ఇవన్నీ మామూలుగా, హస్బ మామూలు అంటే యథాతథంగా ఇంతకు ముందు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఇవన్నీ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోలేదు. మరి పిల్లలకి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న. పిల్లలకు మనము పుస్తకాలను ఇవ్వలేమా, పాఠశాలను ఇవ్వలేమా, ఆట బొమ్మలు ఇవ్వలేమా, ఒక మైదానాన్ని ఇవ్వలేమా? మన ముంగిళ్ళు ఏమైపోయాయి అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు కవి. कितना भयानक होता अगर ऐसा होता. इस तरह से यदि किताबें दीमकों ने खा लिया हो, या सारे गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हों, या सारे खिलौने भूकंप में ढह गई हों, सारे स्कूल्स गिर गए हों, तो ऐसा होता तो कितना भयंकर होता. मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सारी चीजें अपनी जगह पर हैं. फिर भी हम बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं. हम लोग चेतन शून्य हो गए हैं, हमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है. तो ये चीज बहुत भयानक है. मतलब हस्ब मामूल, इस शब्द का अर्थ है जैसा था वैसा. कवि कहते हैं कि यह स्थिति जहां बच्चों को खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने के स्थान पर काम पर जाना पड़ता है, यह भयानक स्थिति है. इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि दुनिया में बाल श्रम की स्थिति जैसी की तैसी है. किताबें सब अपनी जगह पर हैं, मगर ये बच्चों तक नहीं पहुंच रही है. तो ये गंभीर विषय है. कोई बदलाव नहीं आ रहा है. लोग इस विषय पर गंभीर नहीं है. आज भी दुनिया की हजारों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं. बहुत छोटे छोटे बच्चे.
बच्चे बाल मजदूरी में 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को बाल मजदूर के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे बच्चे कई होटलों में, कई जगह पर सड़कों के किनारे काम पर लगे हुए दिखाई देते हैं। तो इन बच्चों को काम करते हुए हम हर रोज देख रहे हैं, फिर भी हमें कोई चेतना नहीं आ रही है। तो इसी चेतन शून्य स्थिति के विषय में कवि कहते हैं कि ये बहुत भयंकर स्थिति है, इस स्थिति को बदलना चाहिए, हमें स्थिति को सुधारना चाहिए। ये स्थिति तभी सुधरेगी जब हम प्रश्न करेंगे कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। क्या हमारा समाज बच्चों को अच्छी पाठशाला नहीं दे सकती? क्या हमारा समाज क्या बच्चों को खिलौने नहीं दे सकते? ये प्रश्न हमेशा उठने चाहिए और इन्हें देने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकारें अनेक प्रयास कर रही हैं, अनेक कानून भी बनाए गए हैं कि आज बाल मजदूरी, किसी बच्चे को मजदूरी पर रख लेना बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए सजा हो रही है और बहुत सारे लोग डर रहे हैं बच्चों को काम पर रखने से। फिर भी जब तक हमारे देश में ऐसे गरीबी कम नहीं होगी, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि देश में 70% लोग गरीब हैं, तो जब तक गरीबी को पूरी तरह से मिटाया नहीं जाता तब तक बाल मजदूरी को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को बाल मजदूरी से दूर करना चाहिए। और इसी काम के लिए हमारे देश में सरकारों ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है, यानी कि ऐसे बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे भूखे न रहें और उनको खाना देकर पाठशाला में रखा जाए। और आजकल सरकारें बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं और तरह तरह की सुविधाएं कर रहे हैं। तो इन सारी सुविधाओं के बावजूद आज भी कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए इस स्थिति को सुधारना चाहिए। तो हमारे देश में ऐसे अनेक समाज सेवी हुए हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने सुना होगा। तो कैलाश सत्यार्थी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बच्चों के बाल मजदूरी पर बहुत काम कर चुके हैं, अनेक बच्चों को इस बंधुआ मजदूरी से विमुक्त कर चुके हैं और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इस तरह से कवि राजेश जोशी जी चाहते हैं कि पूरा समाज इकट्ठा होकर, एक होकर काम करें और बच्चों के बारे में सोचें और बच्चों को बचपन दिया जाए। तो यही इस कविता का संदेश है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कविता में से प्रश्न किस तरह से आते हैं। అంటే ఈ కవిత్వంలో కవి పిల్లలకు బాల్యాన్ని అందించాలి అనే సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. ఈ కవిత్వం నుండి మనకు మొదటగా అడిగే ప్రశ్నలు సందర్భ సహిత వ్యాఖ్య. ఇందులో ఒక వాక్యం ఇస్తారు, ఈ కవిత్వం నుండి కొన్ని పంక్తులను ఇస్తారు, దానికి ముందుగా మనము సందర్భము అని ఒక ఉపశీర్షికను ఇవ్వాలి. तो संदर्भ लिखना चाहिए। तो संदर्भ में लिखना चाहिए कि ये पंक्तियां बच्चे, यहाँ पर देखिए पंक्ति क्या है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। पहले एक उपशीर्षक लिखेंगे संदर्भ, जिसमें लिखना है कि ये पंक्तियां बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता से ली गई है और इन्हें श्री राजेश जोशी जी ने लिखा है। फिर दूसरा उपशीर्षक लिखेंगे व्याख्या, इसमें लिखना है इस कविता में कवि छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर दुख व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। कवि प्रश्न करते हैं कि सुबह सुबह छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय क्यों काम पर जा रहे हैं, क्यों इन्हें खेलकूद और पढ़ाई से दूर किया जा रहा है। इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। तीसरा उपशीर्षक है विशेषता, इसमें लिखना चाहिए कवि बाल मजदूरी का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से एक और वाक्य देखेंगे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में।
ये दूसरी पंक्ति है संदर्भ सहित व्याख्या के लिए। पहला उपशीर्षक है संदर्भ। इसमें लिखेंगे कि ये पंक्तियां बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता से ली गई हैं और इन्हें श्री राजेश जोशी जी ने लिखा है। फिर दूसरा उपशीर्षक है व्याख्या। इसमें लिखेंगे कवि बच्चे किस चीज से वंचित हो रहे हैं उस पर प्रश्न पूछते हैं। कवि पूछते हैं कि क्या बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? इनके खेल खिलौने, इनकी पाठशालाएं, मैदान, सारे बाग बागीचे, घरों के आंगन सब खत्म हो गए। अगर यही हुआ है तो दुनिया में बचा क्या है? जो समाज बच्चों को बचपन नहीं दे सकता वह अस्तित्वहीन समाज। विशेषता, कवि बाल मजदूरी का विरोध कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न हो सकता है 3 अंकों का प्रश्न। बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है सारांश। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का सारांश लगभग 6-7 वाक्यों में लिखिए। सारांश लिखते समय पहला उपशीर्षक होना चाहिए कवि परिचय, जिसमें लिखेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता के कवि श्री राजेश जोशी जी हैं। इनकी कविताओं में जीवन संघर्ष का चित्रण होता है। समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, 2 पंक्तियों के बीच आदि इनकी कृतियां हैं। 2 पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरा उपशीर्षक है सारांश। इसमें इस कविता का सारांश लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, इस कविता में कवि छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर दुख व्यक्त करते हैं। सुबह सुबह छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। इस बात पर अब विश्लेषण या विवरण नहीं बल्कि प्रश्न उठाना चाहिए। कवि यह प्रश्न करते हैं कि क्या सारी किताबें, खिलौने, मैदान, बागीचे, आंगन खत्म हो गए हैं? यह स्थिति कितना भयानक है, लेकिन कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सब इसे मामूली बात समझ रहे हैं। यह इस सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। फिर भी लोग चुप हैं। लोगों के इस व्यवहार को देखकर कवि दुख व्यक्त करते हैं। विशेषता, कवि बाल मजदूरी पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसमें कवि बाल मजदूरी पर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं और कवि कहते हैं कि बाल मजदूरी को दूर करना ही होगा। आगे देखेंगे 3 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि क्या प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, कवि रोज सुबह बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर प्रश्न पूछते हैं कि क्या इनके सब खेल खिलौने, किताबें, मैदान सब गायब हो गए हैं? इस बात को लेकर लोगों की लापरवाही पर कवि प्रश्न उठाते हैं कि लोग इस पर क्यों नहीं सोच रहे। दूसरा प्रश्न है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि किस बात पर दुखी है? उत्तर, कवि रोज सुबह बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहे हैं और बच्चे अपने बचपन से दूर हो रहे हैं। इस बात पर लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो इस बात को लेकर लोगों की लापरवाही को देखकर कवि दुख व्यक्त करते हैं। आगे है 1 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चे कहां जा रहे हैं? उत्तर, काम पर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन है? उत्तर, श्री राजेश जोशी। सारी गेंदें कहां गिर गई हैं? उत्तर, अंतरिक्ष में। सारी किताबों को किसने खा लिया है? उत्तर है दीमकों ने। तो यह है कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हमें बच्चों के अधिकारों को देने के लिए तैयार होना होगा और हम सभी को, केवल सरकार ही नहीं, हम लोगों को भी बच्चों को काम पर भेजने से रोकना हो
और बाल मजदूरी को देखकर चुप बैठना अपराध है। बच्चों को काम पर नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजना होगा और पढ़ा लिखा समाज ही विकास कर सकता है। छोटे छोटे बच्चों के नन्हे से कंधों पर बोझ लाद देना सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को दूर करना ही होगा। यही कवि की मंशा है। तो अगली कक्षा में एक और पाठ के साथ फिर पढ़ेंगे। नमस्कार।